नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा पूरी, बाबा मांग हमारी हो पूरी। उत्तराखंड में मानसून की भारी बारिश के बीच कांग्रेसियों ने केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में ये यात्रा केदारनाथ पहुंची और उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने बाबा केदार का जलाभिषेक करने के साथ ही पूजा अर्चना कर बाबा भैरवनाथ के सम्मुख न्याय की अर्जी लगाई है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि केदारनाथ धाम से शिला वापस लाने, गर्भगृह में सोना प्रकरण की 1 साल बाद भी निष्पक्ष जांच न होना, केदारनाथ में हो रहे अनैतिक निर्माण कार्यों को लेकर बाबा भैरवनाथ में न्याय की अर्जी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि जब से सरकार द्वारा केदारनाथ में इस तरह के कृत्य किए गए हैं, तभी से आपदा की घटनाएं बढ़ गई हैं। बता दें कि कांग्रेस की यात्रा जुलाई में शुरू की गई थी और 31 जुलाई को केदार घाटी में आए आपदा के कारण यात्रा को रोक दिया गया था। वहीं कांग्रेस के दूसरे चरण की यात्रा में भी भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके बाद सोनप्रयाग में पुलिस द्वारा सुरक्षा के मद्देनजर कांग्रेसियों को यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है। लेकिन कांग्रेसियों ने खुद के रिस्क पर केदारनाथ को प्रस्थान किया है। बता दें कि केदारनाथ जाने वाले पैदल तीर्थयात्रियों को हेलमेट लगाकर यात्रा कराई जा रही है। दरअसल सोनप्रयाग से धाम तक 13 भूस्खलन प्रभावित व खतरनाक क्षेत्र है, जिसे हेलमेट लगाकर पार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब राज्य सरकार से कुछ समय के लिए केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाने की भी मांग की जा रही है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश ने पूरे प्रदेश भर में काफी नुकसान पहुंचाया है और इस भारी बारिश के बीच कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारानी के नेतृत्व में यात्रा केदारनाथ पहुंची। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने बाबा केदार का जलाभिषेक करने के साथ ही पूजा अर्चना कर बाबा भैरवनाथ के सम्मुख न्याय की अर्जी लगाई है। कांग्रेस का कहना है कि केदारनाथ धाम की शिला वापस लाने, गर्भगृह में सोना प्रकरण के 1 साल बाद भी निष्पक्ष जांच न होना, केदारनाथ में हो रहे अनैतिक निर्माण कार्यों को लेकर कांग्रेस ये यात्रा निकाल रही है। वहीं कांग्रेस की इस यात्रा पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन करते हुए इस यात्रा को केदारनाथ उपचुनाव में सियासी लाभ लेना बताया है। केदारनाथ यात्रा का दूसरा चरण आज जलाभिषेक और बाबा भैरव की प्रार्थना के साथ समापन हुआ है। हम सब लोग कल से बारिश में लगातार चल रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन करके सुबह सुबह जलाभिषेक करा गया। उसके बाद बाबा भैरव के यहाँ जाके न्याय की अर्जी लगाई है। जब तक कृष्णा माई की गुफा का नाम परिवर्तित होकर कृष्णा माई नहीं होता, गर्भगृह के कानून तोड़ने में प्रधानमंत्री माफ़ी नहीं मांगते और सोने की चोरी जो हुई है केदारनाथ में उसका खुलासा नहीं होता, और जो शिला केदारनाथ के यहाँ से दिल्ली ले जाई गई उसको वापस लाना चाहिए। QR कोड लगाकर जो लूट हुई है उसकी वापसी की हम मांग कर रहे। खाली मंदिर का निर्माण रोकने से नहीं होगा। जो लूट करी गई है हमारे सनातन धर्मियों की, लोग आस्था के साथ केदार बाबा को पैसा चढ़ा रहे हैं, वो दिल्ली के सेठों की जेब में जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। आज मेरे लगभग 200 साथियों ने मेरे संग इस यात्रा को समापन किया है। हम सब लोग धन्य हुए हैं। पंडित पुरोहितों का आशीर्वाद हमको मिला है और उनके भी बहुत सारे जेन्युइन जो दिक्कत है उनके से रूबरू हम हुए। उनके हक हकूक़ के संग खिलवाड़ हुआ है, जिसमें उनकी ज़मीनों में एक एक व्यक्ति की ज़मीन में 3-3 मंजिलें घर बना दिए हैं। उसमें नीचे की मंजिल किसी की, बीच की मंजिल किसी की, तीसरी मंजिल किसी की, जिससे आगे आने वाले समय में विवाद होगा। देखिए, ऐसा है, अर्जी जो उन्होंने लगाई है अपनी गलतियों की माफी के लिए, वो अगर सही मायने में देखा जाए तो अपनी गलतियों के प्रायश्चित के लिए वो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। बिल्कुल जाए, बाबा सबके पाप हरने की कृपा करते हैं, तो वो अपने पाप को धोने के लिए जो जा रहे हैं बिल्कुल उचित कदम है। और मैं तो ये कहूंगी, हीरे की सैया पर सोने वाले आज जमीन पर चल रहे हैं, तो इससे बड़ी सनातन संस्कृति को और क्या देखा जाएगा। जो सनातन संस्कृति का अपमान करते थे, आज वो पैदल चढ़कर केदारनाथ धाम की तरफ जा रहे हैं, तो बाबा की तो यही महिमा है। और जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि शिला जो ले गई है उसको वापस लाएं, तो इनको मैं ये कहूंगी कि ज्ञानी बनना और महाज्ञानी बनना
दोनों में अंतर है, तो महाज्ञानी न बने। जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं शिला की, तो केदार बाबा की शिला को कोई लेके नहीं जा सकता है, वो अखंड शिला है, उसको कोई तोड़ के क्या लेकर जाएगा। तो महामूर्खों की तरीके से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम केदारनाथ बाबा के यहाँ अर्जी लगाने गए हैं, तो अपने पापों की अर्जी लगाएं कि आपदा के समय में जिस प्रकार से इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढा था, उसकी अर्जी लगाकर आए। जिस प्रकार से वहां नर कंकालों के साथ भी आप लोगों ने पैरों से कुचलते हुए आगे गए थे, उसकी अर्जी लगाए। जिस प्रकार से गणेश गोदियाल जी जूता पहन के केदार बाबा के गर्भगृह में जाते हैं, उस पाप की अर्जी लगाए। तो ये सारी अर्जियां इनको लगानी चाहिए और अपने पाप को धोकर अवश्य आना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस जो केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर के इस प्रकार की राजनीति कर रही है। और कांग्रेस के लोगों को मैं बाबा केदार से प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस को लोगों को सद्बुद्धि दे और वो प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के हित में कुछ कार्य करें, उसके लिए यात्रा निकालें। और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस प्रकार की वो यात्रा निकाल रहे हैं। और कांग्रेस के लोगों को ये भी संकेत समझना चाहिए कि पिछली बार भी जब उनकी यात्रा बाबा केदार के निकट पहुंची थी तो उस समय भी प्राकृतिक आपदा आ गई थी और उनको बैरंग वापस लौटना पड़ा था। और इस बार भी जब कांग्रेस के लोग अपनी यात्रा की घोषणा कर रहे हैं तो इस प्रकार की कठिनाइयाँ वहाँ पर हो रही है और उनको प्रकृति भी उनको बाधित करने का प्रयास करे, तो उनको इसको संकेत समझना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस के दूसरे चरण की यात्रा में भी भारी बारिश का दौर जारी है। इस बीच केदारनाथ जाने वाले पैदल तीर्थ यात्रियों को हेलमेट लगाकर यात्रा कराई जा रही है। दरअसल सोनप्रयाग से धाम तक 13 भूस्खलन प्रभावित व खतरनाक क्षेत्र है, जिसे हेलमेट लगाकर पार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब राज्य सरकार से कुछ समय के लिए केदारनाथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। आज 13 सितंबर को उत्तराखंड राज्य के 13 में से 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। रेड अलर्ट जो है वो तमाम अलर्ट्स में सबसे हाईएस्ट लेवल का, जो सबसे डेंजरस, सबसे वल्नरेबल, सबसे सेंसिटिव अलर्ट होता है वो वाला अलर्ट है। प्रदेश में चारों तरफ भारी बरसात भी है और अन्य जगह आशंका भी भारी बरसात की। तो इस पूरे माहौल के बावजूद भी उत्तराखंड राज्य में जो चारधाम यात्रा है उसके ऊपर कहीं पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। विशेष तौर पर जो सबसे केदारनाथ धाम, यहाँ पर 2 दिसंबर को सोनप्रयाग में भी 5 श्रद्धालुओं की लैंडस्लाइड के कारण जो है वहां पर उनका देहांत हुआ था। कुछ अन्य लोग हैं। तो एक तरफ जहां पर फर्टिलिटीज हैं, रेड अलर्ट जारी है और उसके बावजूद ये खबर आ रही है कि जो जिला प्रशासन है रुद्रप्रयाग का, वो केदारनाथ धाम जी की यात्रा यात्रियों को हेलमेट पहनाकर कर रहा है। तो शायद ये संभवतः देश के इतिहास में पहली बार होगा कि कहीं पर जो है इस किस्म से यात्रा आयोजित की जा रही है। सवाल ये उठता है कि भाई चाहे वो श्रद्धालु हैं जो, या श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लगे हुए जो लोग हैं सरकार की तरफ से, एजेंसी की तरफ से, उन्हें इस रिस्क को लेकर के क्यों उनको एक्सपोज किया जा रहा है। 2-4 दिन के लिए इस यात्रा को स्थगित क्यों नहीं कर दिया जाता है जब तक ये कम से कम रेड अलर्ट वगैरह का जो माहौल है। धाम की यात्रा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देशित किया है कि यात्रा हमारी सुचारू रूप से जो है पूरी होगी। और जहां पे अभी जहां पे भूस्खलन या कहीं पे छोटी मोटी जो चीजें हो रही हैं, उनकी वजह से अगर कोई मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं तो उसको तुरंत सही करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। यात्रा हमारी सुचारू रूप से चलेगी और 4 धाम यात्रा के लिए जितने भी श्रद्धालु आए हैं उनकी सबकी सुरक्षा व्यवस्था, तमाम सुविधाओं को लेकर हमारी सरकार सजग है और जगह जगह उनको सभी सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मंदिर वापस खुल गया। आपने मंदिर जो दिल्ली में आपने पाप किया था, मुख्यमंत्री जी शिला लेके गए थे, मुख्यमंत्री जी उस अनुष्ठान में थे जब वो उद्घाटन हुआ। उसको 10 दिन की जो कांग्रेस की यात्रा थी उसके दबाव में आकर के वो निर्णय आपको वापस करना पड़ा। लेकिन भैया 228 किलो सोने का हिसाब तो अभी आपने दिया ही नहीं। गर्भगृह की मर्यादा को जो आपने भंग किया उसके बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं। आपने जो वहां पर गुफा का नाम परिवर्तित कर दिया उसके बारे में कोई अभी तक चर्चा ही नहीं हुई। लगातार हमारे चारों धामों की यात्रा को जिस प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ हमारी ये प्रतिष्ठा यात्रा चल रही है। हमारा एक मुद्दा नहीं था, एक मुद्दा आपने हमारे दबाव में, पूज्य शंकराचार्य ने जो पूरे देश के अंदर वातावरण बना आपके खिलाफ, उसके कारण आपने वापस लिया। लेकिन 228 किलो सोने का मुद्दा तो वही का वही है, गर्भगृह की प्रतिष्ठा का मुद्दा तो वही का वही है।
कुल मिलाकर राज्य में केदारनाथ उपचुनाव से पहले केदारनाथ के विभिन्न मुद्दों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस एक ओर जहां भाजपा पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस पर बेबुनियाद आरोप लगाने के साथ ही कांग्रेस की इस यात्रा को केदारनाथ उपचुनाव से जोड़कर इससे सियासी लाभ लेना बता रही है। देखना होगा केदारनाथ पर मचा ये सियासी घमासान कब शांत होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जो हाँ, तो केदारनाथ की यात्रा जो है, जो प्रतिष्ठा यात्रा कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही थी, उस यात्रा का समापन कर दिया गया है। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद करण महारा मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि बाबा भैरवनाथ में अर्जी लगाई गई है न्याय की। तमाम सवाल जो है वो केदारनाथ को लेकर खड़े किए गए हैं। पहले तो ये कि जो शिला है वो दिल्ली लेकर गए थे वो वापस मंगाई जाए। साथ ही साथ जो केदारनाथ में आपदाएं घट रही हैं उसको लेकर सरकार क्या कर रही है। सोना चोरी होने का जो मामला निकल कर आया था उसको लेकर कई सवाल कांग्रेसियों द्वारा खड़े किए गए हैं। साथ ही साथ जो क्यूआर कोड लगाया गया था उसकी जांच अभी तक नहीं आई है कि आखिर वो क्यूआर कोड किसका था, किसके अकाउंट में पैसे जो आ रहे थे, तमाम जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। केदारनाथ यात्रा को जहां बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव में लाभ पाने के तरीके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। राजेश्वर पैन्यूली जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ नेता यूखेड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत आशीष नौटियाल जी से करते हैं। आशीष जी, अगर हम बात करें कांग्रेस की यात्रा की, तो जिस तरीके से यात्रा का समापन हुआ, करण महाराज जी मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और तमाम मुद्दे उठाए। साथ ही साथ बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी आपके इस यात्रा को महज उपचुनाव का एक स्टंट मान रही है और आपको राजनीतिक फायदा मिले इसलिए आप ये यात्रा कर रहे हैं। अदरवाइज आपको केदारनाथ से कोई सरोकार नहीं है, वहां के लोगों से कोई सरोकार नहीं है। इस तरीके के मुद्दों का विपक्षी दलों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे सत्ता पक्ष के आरोप हैं। देखिए, सत्ता पक्ष तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही, उसका काम बोलना है। और जब वो देख रहे हैं कि मंदिर जा रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है। इस मौसम में अगर कोई केदारनाथ जा सकता है या जा रहा है, वो बाबा केदार का सच्चा भक्त ही होगा जो इस मौसम में केदारनाथ जाने का काम कर रहे हैं। और हमारे माननीय अध्यक्ष जी पूरी टीम के साथ केदारनाथ गए हैं। हमारा संकल्प था और हमारी दूसरे चरण में हम लोग गए हैं और वहां पर जाकर एक अर्जी भी लगाई है कि इन लोगों को उस तरह सद्बुद्धि दे और इनको दंड भी दे कि केदार बाबा के साथ आखिर कर क्या रहे हैं। आज तक इसका हिसाब नहीं मिला। केदारनाथ मंदिर के अंदर जो सोना चोरी हो जाता है उसका हिसाब आज तक नहीं मिला। इसका हिसाब इनको देना होगा। आखिर आप कितना लूटेंगे? आपने देश की जनता को तो लूटा ही लूटा है, आप भगवान को भी ठगने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की कई समस्याएं हैं। और जब बाबा केदार हम लोग गए और वहां जा रहे हैं तो वहां पर कई समस्याएं देखी। पूरा रास्ता खराब हो रखा है। वहां जो बेसिक चीजें जो होती हैं, टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है। टॉयलेट पूरी भरी पड़ी है, बहुत बुरे हाल है। टॉयलेट जाने तक की व्यवस्था नहीं है। केदारनाथ धाम जाते समय रास्ते में पूरी स्थिति अस्त व्यस्त है। और ये लोग कहते हैं हमने केदारनाथ का सौंदर्यीकरण कर दिया, यहाँ ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की स्थिति बहुत खतरनाक है और जगह जगह ऑल वेदर रोड बन गई है। ऑल वेदर रोड का मतलब क्या होता है कि बरसात में कुछ अलग हो जाएगा। ऑल वेदर रोड का मतलब तो यही था कि भाई 24 घंटे रोड, 12 महीने रोड एकदम सही रहेगी। आप ऑल वेदर रोड में हेलमेट पहनकर एक पैदल यात्री को जाना पड़ रहा है, तो क्या ये ऑल वेदर रोड है? इन्होंने ऑल वेदर रोड के नाम पर भी पैसे खाने का काम किया। 4 धाम के नाम पर इन्होंने जो पैसे की बंदरबांट करी कि हम 4 धाम का विकास कर रहे हैं, वहाँ स्मार्ट बना रहे हैं। स्मार्ट बनाने के नाम पर इन्होंने तोड़फोड़ करने का काम किया। जो पौराणिक चीजें हैं हमारी, उनको तोड़ने का काम किया। इस प्रकार केदारनाथ के अंदर इन्होंने जो भी गलत काम किया, हम उसके लिए एक अर्जी लगाकर आए हैं भगवान के द्वार पर। और निश्चित ही भगवान इनको सद्बुद्धि दे और इनके जो पाप जो इन्होंने किया है केदारनाथ के नाम पर, उसका भी इनको दंड दे। दूसरा, जहां तक ये बात कर रहे हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, सियासत इसे नहीं बोलते कि कोई मंदिर में जा रहा है तो सियासत है। सियासत उसे कहते हैं जब अधूरे मंदिर के अंदर शंकराचार्यों का अपमान करके प्राण प्रतिष्ठा की जाए, उसको सियासत बोलते हैं। इतनी जल्दबाजी क्या थी सियासत करने की? उसी का दंड है कि आप अयोध्या आ रहे हैं। जब अयोध्या में हमारे सारे शंकराचार्य एक बात कह रहे थे, आधे अधूरे मकान में तो कोई खुद भी शिफ्ट नहीं होता, भगवान को कैसे रख सकते हैं? तो इन्होंने वहां जो पाप किया
तो इनको उसकी सजा मिली। और हमारा बिल्कुल भी राजनीतिक इसमें कोई वो नहीं है, और हम तो चाहते भी नहीं थे कि यह चुनाव हो। वो तो भगवान की, प्रभु की जैसी इच्छा होती है, और मतलब में एक उपचुनाव राज्य के ऊपर पड़ा, और एक हमारी विधायक जो हैं उनको बेचारी नहीं रही हमारे बीच में। तो इस चुनाव से, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ बाबा केदार के दर्शन करना, और यात्रा करके भगवान से इनकी जो ये गलतियां कर रहे हैं उसके लिए, इनके लिए जो भगवान प्रभु ने क्षमा भी करे, और जो दंड थोड़ा इन्हें देना चाहिए वो दंड भी मिले, कि आने वाले समय में हमारे धामों के साथ इस प्रकार का पाप ना करें। ठीक है, राजेश्वर पैन्यूली जी, तमाम बातें यहाँ पर आशीष नौटियाल जी ने कही कि आप सोना चोरी हुआ उसका हिसाब दीजिए, शिला गई उसका हिसाब दीजिए, जो नाम बदला गया उसका हिसाब दीजिए, आपदाएं आ रही हैं वहाँ के लोगों की आपने क्या मदद की उसका हिसाब दीजिए। और मुझे लगता है कि विपक्ष का ज़रूर ये सवाल है, लेकिन आम जनता की अगर हम बात करें तो आप सत्ता में हैं तो आपकी जवाबदेही निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर बनती है। बिल्कुल, ये हमारी बिल्कुल जवाबदेही है, लेकिन जवाबदेही उनकी है जो रियल क्वेश्चन हो, जवाबदेही उसकी है जो आप फैक्ट पे बात करें, जवाबदेही उसकी है जो आप जनता के प्रति होकर के पूछें, न कि जवाबदेही उनकी है कि आप सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए प्रतिष्ठा यात्रा करें, न कि जवाबदेही उसकी है कि जो आप अनलग बयान दे करके कहें, एक बाबा केदारनाथ के प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करें कि वहाँ सोना चोरी हुआ, जबकि फैक्ट कई बार स्थापित हो चुका है कि वहाँ ऐसा कोई सोना चोरी नहीं हुआ और न ऐसी कोई सोने चोरी होने की बात। लेकिन आप लगातार आप उस धाम की जो हिंदू, सनातन हिंदू, पूरे विश्व में जिन पे हिंदू की आस्था है, उसको लगातार आप कहीं ना कहीं धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रतिष्ठा यात्रा कांग्रेस की निकाली गई है वो इनकी अपनी खुद की प्रतिष्ठा बचाने के लिए निकाली गई है, इनके आपस में कोई झगड़े हैं उनको निपटाने के लिए निकाली गई है, इनके खुद के अपने जो कर्म है उनको कर्मों को शांत करने के लिए निकालते हैं, न कि ये अर्जी जो लगाते हैं, अर्जी भी जो लगाने गए होंगे ये अपने ही पापों की अर्जी लगाने गए होंगे कि हमें उन पापों से मुक्ति दिलाएं, क्योंकि जनता हमें लगातार नकार रही है, चाहे राजनीतिक पटल पे नकार रही है और चाहे जनता के पटल पे लगातार इनको नकार रही है। तो ये जो जितनी बातें कह रहे हैं, इन बातों में वास्तव में कहीं कोई दम नहीं है, ना कोई उनकी बातें कहीं उस पे आती हैं। राजेश्वर जी, और एक इन्होंने बड़ा बोल रहे, कभी इनके प्रवक्ता की बात एक और भी मैं सुन रहा था, बड़े उससे बोल रहे थे कि आपदा इसलिए आई है, तो जब 2012 से 2017 तक किसकी सरकार थी, तब कौन सी आपदा आई थी, जरा उसके बारे में व्याख्यान कर दो, और कैसे आपदा आई थी और कितनी बुरी आपदा आई थी। राजेश्वर जी, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए का थोड़ा सा कष्ट करिए प्लीज, कि सोना चोरी हुआ, सोना 230 किलो, एक सेकेंड, 230 किलो सोना आया, ये प्रोपेगेंडा भी आप ही लोगों के द्वारा फैलाया गया या बीकेटीसी की तरफ से या जहां से भी आया ये, और अब ये सोना 23 किलो हो गया है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 23 किलो या 24 किलो जो भी बचा है वो सोना, अगर वो उसकी क्वांटिटी इतनी कम हो गई है तो ये कैसे हुआ? जब सोना 230 किलो का ढिंडोरा क्यों पीटा गया तब? और जब सतपाल महाराज जी ने भी हाल ही में ये बात कही कि हम इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे, तो आखिर कब तक इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? देखिए, जब इसकी जांच पूरी हो जाएगी तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। जांच तो हो चुकी है, सतपाल महाराज जी ने खुद कहा कि जांच हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट हम रिपोर्ट आगे शासन को भेजेंगे और उसके बाद उसको सार्वजनिक करेंगे। हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि जब जांच हो चुकी है तो रिपोर्ट कब मिलेगी। एक लेवल तक जांच हो जाने का ये मतलब नहीं होता है कि जांच पूरी हो चुकी है। जांच के लिए आप दूसरे एंगल से भी देखते हैं, तीसरे एंगल से भी देखते हैं। कोई चीज आप जनता के पास प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आपको हर एंगल को सेटिस्फाई करना होता है। तो क्या हम 10 साल तक इंतजार करेंगे इस रिपोर्ट का? मुझे लगता है जल्दी से जल्दी आने वाली होगी। आप लगातार हमारे जो अजय जी हैं, लगातार आपको बिक्री वो आपको लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार आपके सामने सकते जा रहे हैं, आप लगातार उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, लगातार आपको जवाब दे रहे हैं कि क्यों हुआ जो आप वो उसकी बातें आप कर रहे हैं, वो क्यों वास्तविक परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं सही बैठती हैं, तो उसके बारे में उन्होंने लगातार आपको कहीं ना कहीं पूरी डिटेलें दी हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं। क्यूआर कोड का प्रकरण अभी ठंडे बस्ते में, वो क्यूआर कोड जो लगाया गया था वो कहा गया, वो किसका अकाउंट है, किसके खाते में पैसा गया, इसकी डिटेलिंग अभी तक धरातल पर नहीं आई है। क्यूआर कोड के बारे में अगर मैं बोलूँ, मेरे व्यक्तिगत से मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने भी काफी पहले सुना था।
एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि उसके आज की डेट में जांच की क्या स्टेटस है और वो क्यूआर कोड कहाँ पर गया और किसके अकाउंट में गया। मुझे नहीं लगता कि हम लोग या पार्टी या सरकार इस बारे में कोई ऐसा लूप होल छोड़ेगी कि जिसके कोई गलत अकाउंट में गया होगा उससे वापस न लाया जाए, और अगर सही अकाउंट में गया है तो उसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सही अकाउंट कैसे हो सकता है, वो अकाउंट मिलना तो चाहिए। चलिए हम वापस इस पर बातचीत करेंगे। पीसी थपलियाल जी, कांग्रेस की यात्रा फाइनली खत्म हो गई है और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं केदारनाथ उपचुनाव को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रखा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार उनका ये यात्रा होना, इतनी बरसात में भी करण महाराज जी का बाबा केदार के दर्शन करना, जब उनको मना किया जाए उसके बावजूद भी उनका अपने रिस्क पर यात्रा करना और तमाम मुद्दों को उठाना, कैसे देख रहे हैं इसको? देखो, वैसे अगर सर्वव्यापी है कि भगवानों के भरोसे राजनीति नहीं की जानी चाहिए, और जिस तरह से राजनीति उत्तराखंड में चल रही है वो जनता को निराशा की ओर धकेल रही है। थपलियाल जी, जनता का जी अपनी बात को पूरा की ओर से है। आखिर जो सोना केदारनाथ जी में लगा था वो गया कहां? तो ये तो संभव नहीं है कि मंदिर गया और ये तो किया गया जनता को कि यहाँ पे जो धरना सेठ है वो 230 किलो सोना लगा रहा है। लेकिन जहां तक हमारा वो है, ये उस धरना सेठ का सरकार के साथ एक साठगांठ थी जो इस प्रक्रिया में लाभ लेना चाहता था। जिस तरह से लोग लेते हैं, इवन हरिद्वार में लोग बाबाओं के मठों से ही लेते हैं कि किस तरह से हम टैक्स से छूट पा सकते हैं, ये हमें लगता है इस मामले में। लेकिन दूसरी ओर जहां तक केदार मंदिर का निर्माण जो दिल्ली में हो रहा था उसको बैकफुट में आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो शिला वो केदारनाथ बाबा से वहां ले गए थे, उस शिला के बारे में जो सवाल जनता के मन में उठे हैं उनको शायद है कि सरकार को शीघ्र पूर्ण करना चाहिए। और दूसरी ओर जो निर्माण जिसके लिए कोई भी नहीं बोल पा रहा है उत्तराखंड का कोई, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे अन्य जो भी सामाजिक संगठन है, वो इस बात को नहीं उठा पा रहे हैं कि उच्च हिमालय में जो काम, जो कंस्ट्रक्शन वहां पे हो रहा है केदारनाथ में, वो पूरे विश्व के लिए घातक है, वो उत्तराखंड के लिए नहीं। उच्च हिमालय में देखिए आप, वहां पे थार गाड़ी पहुंच गई है, वहां पे जेसीबी पहुंच गई है, वहां पे कितना अंधा निर्माण चल रहा है जो उच्च हिमालय के लिए बहुत घातक है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि क्या सद्बुद्धि दे इन लोगों को जो उच्च हिमालय को इस तरह से खुद कर रहे हैं अपनी राजनीति को साधने के लिए। आप ये देखिए कि केदारनाथ में आज केदारपुरी बनाई जा रही है, कितना निर्माण, वही हाल बद्रीनाथ जी के भी हो रहे हैं। और जहां सरकार जनता यहाँ पे बोल रही कि भाई 24 साल से तुम हमें स्थायी राजधानी नहीं दे पा रहे हो, उसका जवाब कोई दे नहीं पाता है। तो ये चिंताएं बहुत गंभीर हैं। बेरोजगार आज चौराहे पे खड़े हैं, किस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और जो आर्थिकी है इस राज्य के मुंह के बल पे गिर गई है। और भ्रष्टाचार, हमेशा जीरो टॉलरेंस कहने वाली सरकार, वो आंख खोल के जो भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है, देखिए एक मंत्री का भ्रष्टाचार, सैन्य दाम का भ्रष्टाचार, जिसको कि आरटीआई के माध्यम से पूरी तौर से उसको निकाल दिया गया है और उसमें उस मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा है, वो फिर वैसे ही नाच रहा है। दुख होता है हमें। ये भगवानों के भरोसे नहीं, जनता को अब आगे आना पड़ेगा और इन भ्रष्टाचारियों को चौराहे पे नंगा करना पड़ेगा। बहुत हो चुका है। हम देखते देखते कैसे मुख्यमंत्री हैं, कैसी सरकार है जो इन चीजों को बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रही है कि सीधा सीधा विजिलेंस पूछ रहा है कि भाई परमिशन दो, इस व्यक्ति पे ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप है, लेकिन नहीं दे रही है सरकार। क्या कर लोगे तुम सोने का नहीं देगी। अभी वो प्रवक्ता कह रहे थे भाजपा की, हाँ जी बहुत सालों कोलों से देखा जा रहा है कि वो 200 किलो सोना गया कहाँ। अरे सोना क्या, वो पीतल की पटेलें थी। कितना बड़ा पाप है कि जहां चांदी की प्लेटें केदारनाथ के गर्भगृह में लगी थी, चांदी की प्लेट,
और उस बाबा की चांदी की प्लेट को रिमूव करके पीतल की प्लेट लगाने की हिम्मत किसकी हुई है? वो कल्पित सामने आना चाहिए, उसी तरह से आना चाहिए जिस तरह अंकिता हत्याकांड में वो वीआईपी छुपा हुआ वीआईपी। इन भेड़ियों को क्यों छुपा रही है भारतीय जनता पार्टी? ये सवाल आज जनता के मन में। भेड़ियों को कब तक छुपाते रहेंगे? भ्रष्टाचार से पूरा विलुप्त, चारों तरफ हमें चाहे बैकडोर एंट्री कराने वाला मंत्री सबसे मजबूत बन रखा है, जो बैकडोर एंट्री कराता है विधानसभा में, वही जिस तरह से माफिया राज हमने देखा कि जिस केस में चल रहा है, जिस तरह से माफिया सीधा सीधा गोली मार के रवि बड़ोला जैसे लोगों को शहीद कर देते हैं। ये समस्याएं बहुत गंभीर आ चुकी हैं। इस राज्य में सुरक्षा का नाम नहीं है। महिलाएं रैली करने के लिए मजबूर हैं, वो महिलाएं जिन्होंने अपनी सब आबरू खो के इस राज्य की लड़ाई लड़ी। तो बहुत गंभीर सवाल है। ऐसी सरकार, कभी कभी कुछ लोग आकर यहाँ पे बोलते हैं कि इनको सम्मान दो। हम तो अभी क्या कहें, सम्मान आ ही रहा है इन लोगों के लिए जो भ्रष्टाचार से पूर्ण रूप से परोपकार बने हुए। ठीक है, तबलिया जी वापस आएंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को पूरा कर लिया है। आज करण महारा मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने तमाम बातें कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि तमाम सवालों की जवाबदेही सत्ता पक्ष की बनती है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए वीरेंद्र शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। वीरेंद्र जी, सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं को आपने यहाँ पर सुन लिया। अगर हम बात करें केदारनाथ को लेकर, तो बाबा केदार को लेकर जिस तरीके से राजनीति चरम पर है, चाहे वो विपक्षी दलों द्वारा हो या सत्ता पक्ष के द्वारा हो, उपचुनाव को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और उसका नतीजतन, हालांकि ये बात सही भी है कि जिस तरीके से मुद्दे धरातल पर उठाए जा रहे हैं। कल यहाँ पर एक और प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा था कि जो मजदूर कर्मचारी बरसात में धरना दे रहे हैं, कांग्रेस वहां नजर नहीं आ रही, लेकिन केदारनाथ में भरी बरसात में यात्रा करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, हाँ यशी जी, देखिए बड़ा ये हमारे भारतीय राजनीति का एक बहुत ही एक दुखद चैप्टर है आज की। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें बड़ा दुख भी होता है और हमें थोड़ा सा ये भी लगता है कि हमारी जो राजनीति का जो स्तर है वो किस तरीके से, किस लेवल पे जाके गिरता है। आज हम सब लोग देख रहे हैं कि अब वहाँ आने वाले समय में अभी उपचुनाव होने जाएंगे, तो हर पार्टी, देखो एक कहावत है कि अपनी ढपली अपना राग, है ना, तो वो सभी बजाएंगे। आपको अभी और भी कुछ देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में, जब तक ये चुनाव की सरगर्मी रहेगी। उसके बाद जब आप कपाट बंद हो जाएंगे और चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप देखिए बाबा केदार की तरफ कोई सूबे की तरफ, सूबे का नमस्कार तक नहीं करेगा कोई नेता। ये सच्चाई है। मैं आपको बता देता हूं, वहां के मेरे पूर्व विधायक बड़े चिर परिचित है कांग्रेस के, मनोज रावत जी, उनसे मेरी बातचीत होते रहती है, तो वो मुझे वहाँ के स्थानीय मुद्दे अवगत करवाते रहते हैं। मुझे कहते हैं कि यहाँ देखिए ये समस्या है यार, मैं पहले था यहाँ विधायक, पर उन्हें अभी पार्टी पता नहीं आगे आगामी चुनाव के लिए टिकट देगी या नहीं देगी, मैं इसके विषय में तो नहीं बोल सकता हूँ कुछ। परंतु सच्चाई ये है यशी जी हमारे प्रदेश की, कि सरकार जो है, सरकार आरोप नहीं सुनना चाहती है। आज की स्थिति सच्चाई यह है कि अगर विपक्ष किसी मुद्दे को लेके कोई बात उठाता है तो सरकार हर बातों से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो फिर किस बात का लोकतंत्र है, किस बात का ये हमारा जो तंत्र है, जो जनता का तंत्र आप बोल रहे हैं, जनतंत्र की बात कर रहे हैं, तो फिर किस बात का जनतंत्र हम मान के चलते हैं। देखिए, हमें तो, मैं कह रहा हूं, ये सच्चाई इस प्रदेश की ये है कि सरकार
क्या है, कौन सरकार है, हमें तो आज तक ये समझ नहीं आ रहा कि कौन इस एडमिनिस्ट्रेशन, इस गवर्नेंस को चलाता है। कुछ ठीक ढंग से किसी भी चीज का समन्वय नहीं है। कोई भी कार्य धरातल पे कैसे उतारा जाए, इसकी एक्चुअल रूपरेखा क्या है, कोई इसकी प्लानिंग और सब कुछ नहीं है। आज बीजेपी को पता नहीं क्या मतलब सत्ता का जो उनके ऊपर जो ये सरताज काफी समय से जनता ने दे रखा है, उसके घमंड में वो जनता की परेशानियों को एक्चुअल में धरातल पे सुनना नहीं चाहती है। और विपक्ष अगर आवाज उठाता है तो विपक्ष को मतलब देशद्रोही या किसी और नाम से प्रोपेगेंडा चला के उसको बदनाम करने की कोशिश भी की जाती है। और विपक्ष से भी मेरा ये सवाल है कि विपक्ष भी कभी भी किसी भी मुद्दे को अगर उठाता है तो उस मुद्दे को उसे ज्वलित रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और चाहे वो अंकिता भंडारी का, जो कि काफी लंबे समय से विपक्ष इसकी मांग कर रहा है कि अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई है, उन हत्यारों को सामने लाओ, उनको सजा दिलाओ। कौन सुन रहा है? हम रोज टीवी पे अलग अलग चैनलों पे रोज बहस करते हैं, इस विषय के बारे में रोज सुनते हैं। हमें तो आज तक कोई, हमारी न्याय प्रक्रिया क्या कर रही है, हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, हमारी सरकार तो देखो ऐसा है। वीरेंद्र शर्मा जी, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहती हूँ। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, थोड़ी देर में जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। तो केजरीवाल की रिहाई का ऑर्डर हुआ जारी। जेल के लिए रिहाई के लिए रिलीज ऑर्डर रवाना। रिलीज ऑर्डर मिलते ही जेल से निकलेंगे बाहर। सुप्रीम कोर्ट से बेल के बाद रिहाई का इंतजार जारी। 4 नंबर गेट से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। जेल के लिए रिहाई के ऑर्डर हुए रवाना। रिलीज ऑर्डर मिलते ही जेल से निकलेंगे बाहर। सुप्रीम कोर्ट से बेल के बाद रिहाई का इंतजार जारी। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की रिहाई अब से थोड़ी ही देर में होगी। थोड़ी देर में जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल। रिलीज ऑर्डर मिलते ही जेल से निकलेंगे बाहर। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं, कांग्रेस की जिस तरीके से यात्रा छोड़ रही है और तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। वीरेंद्र शर्मा जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। यशी जी, देखिए, जैसा अभी आप अभी एक ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं कि हमारे देश के एक और जेल से जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और जो भ्रष्टाचारी के नाम पे अंदर जेल में गए हैं, जिनके आप एक 2011 में और गांधी से जिसकी कंपैरिजन जो अपने आप को भगत सिंह से कम नहीं समझते थे, आज उनकी आप रिहाई की खबर दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है हमारे देश की विडंबना तो ऐसी प्रकार से चलती रहेगी कि ऐसे भ्रष्टाचारियों की खबरें आप लोग भी 5-6 दिन तक चलाएंगे, क्योंकि इसकी खबर बनाना आपके लिए भी वो एक वो रहेगा कि भैया नहीं, सब्सटेंशियल लाओ ना। सब्सटेंशियल क्या है? अरविंद केजरीवाल का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है। वो आदमी भ्रष्टाचार, ऐसे देखिए, इतना आसान ईडी भी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोई ना कोई तो उसके खिलाफ कोई ना कोई तो सबूत होगा जो कि उसने अरेस्ट किया है। और अगर है केजरीवाल को, हाँ, बस वही मैं कह रहा हूं। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचारी कोई भी हो देश का, वो चाहे केजरीवाल क्यों ना हो, उस आदमी ने भी जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, परंतु उसने भी देखिए, उनकी पार्टी ने भी बहुत खेल रचा है, ऐसा नहीं है। देखिए, हम उसको बिल्कुल, मैं नहीं मानता उसको भगत सिंह, मैं नहीं मानता उसको महात्मा गांधी, मैं नहीं मानता उसको अन्ना हजारे का अनुयायी, लेकिन वो आदमी, उसने जनता को किस तरीके से भ्रमित करके उस टाइम भ्रष्टाचार के खिलाफ शीला दीक्षित को कटघरे में खड़ा करके सत्ता अपनाई थी। लेकिन बाद में अपने आप उसी जाल में आज आपके ऊपर वही आरोप लग रहे हैं। और आपने दिल्ली में जो 10 साल के अंदर जो खेल खेला है, वो सब भी तो कोई कम नहीं है।
देखिए यहाँ ये पे हमारे देश के लिए बड़ी विडंबना है। देखिए पीसी थपलियाल जी, मैं आपको बताऊं, भ्रष्टाचारी चाहे भी टॉपिक तो भ्रष्ट दूसरा है और नहीं उनका नहीं कोई वो बात प्रतिनिधि नहीं है यहाँ। नहीं मैं होता समझ जो गया। जवाब देता। मैं मानता हूं टॉपिक हमारा आज केदारनाथ को लेके है, तो लेकिन मेरी बात को यहां से समझना होगा कि राजनीति में जो है किस स्तर तक हम लोगों के जो राजनीति का जो स्तर है वो सिर्फ मोह और माया के इर्द गिर्द रह चुका है। किसी की कोई विचारधारा नहीं है, कोई यहाँ गांधीवादी नहीं है, चाहे वो विपक्ष में बैठे व्यक्ति हो चाहे वो सत्ता पक्ष में बैठे व्यक्ति हो। वीरेंद्र शर्मा जी जिसको वापस सत्ता आएंगे, मिलेगी, आशीष नौटियाल जी वही- का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, कहा जा रहा है कि जो मजदूर कर्मचारी बहुत दिनों से अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, इतनी बरसात में भी कांग्रेस वहां नजर क्यों नहीं आ रही है? महज केदारनाथ के उपचुनाव को जीतने के लिए इतनी तैयारी क्यों? देखिए, चुनाव जीतने के लिए जो तैयारी होती है वो होती है जो भाजपा कर रही है कि इतने मंत्री अपॉइंट कर दिए, इनको प्रभारी बना दिया, उसको, वो होती है चुनाव जीतने की तैयारी। ये थोड़ी होती है अगर मंदिर जाके ही जीत हासिल हो सकती है या नंबर अच्छे आ सकते हैं। आशीष जी मुझे तो बात पढ़ाई बताइए। तो पढ़ाई करने की जरूरत क्या है? आशीष जी एक सेकंड, मंदिर जाएंगे, पूजा ये करेंगे, पास हो बताइए। जाएंगे। आशीष जी मुझे ये बताइए, क्या उम्मीद करते हैं आप सत्ता पक्ष से कि आपकी तरह वो अपने केदारनाथ के मुद्दों को उठाए, जनता के बीच में जाकर अपनी ही सरकार के बारे में बुराइयां करे? आप ये एक्सपेक्ट करते हैं सत्ता पक्ष से? सत्ता पक्ष वही कर रहा है जो करना चाहिए। पक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता चोरी कर रही है। सत्ता पक्ष अपना काम नहीं कर रही है, सत्ता पक्ष चोरी कर रही है। अभी हमारे भाई वीरेंद्र जी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत झूठ बोला। निश्चित, लेकिन हम भी कहते हैं चलो झूठ बोला। क्या मोदी जी ने सच बोला? मोदी जी ने काला धन नहीं बोला? उन्हें भी गिरफ्तार कर दो। उन्होंने कहा था हम आएंगे, काला धन लाएंगे, इतनी मात्रा में पैसा। अरे अरविंद केजरीवाल ने कितना छोड़ दिया? 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़। यहाँ तो कई हजार करोड़ है काले धन में। आप क्यों नहीं ला रहे हैं? आप किसको बचाने का काम कर रहे हैं काले धन के मामले में? ये जवाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने लोगों का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खा दिया है। आप बताएं चिट फंड कंपनी के नाम पर कहां गया पैसा? आपने सहारा को बंद किया, पैसा क्यों नहीं दे रहे उनका? आप सिर्फ गिरफ्तार करने के लिए हैं क्या? आशीष जी, मैंने आपसे पूछा कि जो मजदूर कर्मचारी बैठे हैं धरने पर, आप उनके साथ क्यों नहीं हैं? साथ हैं, इनको एक धरना दिख रहा होगा जहां इनको नहीं मिल रहा, इसलिए बोल रहे हैं। एक भी कांग्रेसी वहां पर नहीं है, एक भी कांग्रेसी उनसे मिलने नहीं गया, ये बात बिल्कुल सच है। अरे जरूरी नहीं है कि उसको मुद्दा बनाया जाए, हम मिलने गए नहीं गए से मुद्दा बनाया जाए। हम क्यों नहीं गए? हम सब जगह जाते हैं। हम कहाँ नहीं जाते? जहां कोई दुखी होगा वहां आपको कांग्रेसी मिल जाएगा साथ में। कांग्रेसी हर दुखी पीड़ित इंसान के साथ खड़ा है। आप निश्चित यकीन मानिए हर किसी के आंदोलन में। देखिए, थोड़ी इनको पहले तो बार समझाइए, पे भी भेज दीजिए। इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत। और कांग्रेस को ये कोई अधिकार नहीं है, न ये कोई जज है, न ये कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी को इस ढंग के इल्जाम लगाना। आज तक तो हम लोगों ने ये नहीं बोला कि आपके जो नेता है वो बेल पे है। हम उन नेताओं के बारे में तो बोल नहीं रहे कि उन्होंने चोरी करी है। हम उन आप शब्दों का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? शब्दों पर अपने रोक लगाई है, सिर्फ तरीका बात करने का। आपने कोई सीखा? आपने कोई बात करना? आप ये ढंग से उल्टी सीधी तरीके बात करोगे? कोई तरीका है? आप तरीके से बात करें सीखो। अपने पहले प्रवक्ता बनो तो प्रवक्ता की तरह से काम करना सीखो। ये नहीं बन जाओ कि जज बनने लग जाओ बीच में और अपना वो डिफेंस अपना जजमेंट डिक्लेयर करने लगे। कौन हो आप? क्या एक आप उतने ही लेवल पे हो, प्रवक्ता के लेवल पर हो, प्रवक्ता के जैसे बात करने की आदत डालो। और जो आपको कहना है शब्दों में ठीक से बातें करने को। प्रधानमंत्री को इल्जाम लगाओगे, पैसे लगाए, ये तरीका होता है बात करने का? आपका कुछ है? जो मर दिया वो बोल, इस ढंग से बोल रहे हो। राजेश्वर जी खामखा में आप जज्बाती हो रहे हैं, रुक जाइए राजेश्वर जी। राजेश्वर जी प्लीज। देखिए कहाँ मुद्दे को ले जा रहे हैं पैनल जी, जब जवाब देना नहीं आता मुद्दे को ले जा रहे हैं। आप कैसे प्रधानमंत्री को ला रहे हैं बीच में? इसका आपके केदारनाथ यात्रा की बात हो, प्रधानमंत्री का। राजेश्वर जी, प्रधानमंत्री जी को चर्चा में लाना क्या कानूनन अपराध है? सोना का है, जवाब दो। किसने बोला था 228 किलो सोना लगाया उसमें? हमने कहा था क्या? आपने कहा 228 किलो सोना लगाया था? आपके सामने ही है, आपके सामने सारे डाटा है। आप डाटा की बात करो, आप उनकी बात करो। प्रधानमंत्री बीच में कहां से आ गए? राजेश्वर जी एक सेकंड रुकिए, तरीके से बोल। आशीष नौटियाल जी प्लीज। राजेश्वर जी पहले तो मुझे जवाब दीजिए,
डबल इंजन की सरकार है ना, केंद्र में प्रधानमंत्री जी हैं, अब बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि जब आप डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं, उत्तराखंड के विकास का जिक्र करते हैं, तो आप दोनों बातें कहते हैं। अगर वो प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अपशब्द नहीं कहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अपशब्द नहीं कहे हैं, इन्होंने बिल्कुल अपशब्द कहा, इन्होंने बोला प्रधानमंत्री ने चोरी करी। उन्होंने कहा कि काला धन लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया है। राजेश्वर पैनविली जी, मैं भी यहाँ पर बैठकर चर्चा सुन रही हूँ, मुझे भी समझ में आ रहा है कौन अपशब्द बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। रुक जाइए, ये टॉपिक ही नहीं है हमारा, रुक जाइए राजेश्वर जी प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, रुक जाइए। आशीष नौटियाल जी, जवाब दीजिए, आप मजदूर कर्मचारियों के पास क्यों नहीं जा रहे हैं आप, और सिर्फ यात्रा करके आप ढोंग कर रहे हैं, जो आरोप है। और शिला बताइए पहले तो, कौन सी दिल्ली गई है? बाबा केदार जी की शिला कौन सी दिल्ली चली गई है? शिला भी यही लेके माननीय हमारे, कौन सी शिला? मैं वही तो पूछ रही हूँ आशीष नौटियाल जी, कौन सी शिला दिल्ली गई है? शिला कौन सी दिल्ली गई है? दिल्ली केदारनाथ की शिला दिल्ली गई है, QR कोड वहां लगा हुआ है, और मुख्यमंत्री ने कहा था वहां केदार धाम बन रहा है, और ये कहा आपको वहां तक अगर समस्या हो तो आप दिल्ली में ही दर्शन करके चले जाइए, पर ये मुख्यमंत्री ने बोला है। आप मुख्यमंत्री की बाइटें निकालें, मुख्यमंत्री पता लग गया क्या क्या बोला, और जब कांग्रेस ने मुद्दा बनाया तो पीछे के रास्ते भाग गए। तो यही करते हैं ये लोग, भागने का काम करते हैं। आप बताएं ना, किसने कहा था सोना लगाया 250 किलो? हमने कहा, इन्होंने कहा ना, आप तो साक्षी हैं, आप एंकर हैं, इन्होंने कहा सोना लगाया, हमने नहीं कहा। और जब सोना चोरी हो गया तो कह रहे किसने कहा? अरे कितनी बात बदलोगे, कितना झूठ बोलोगे? तो मीडिया का जमाना है, मीडिया में एक एक रिकॉर्डिंग है आप लोगों की, गूगल में ढूंढ लेना, सोना किसने लगाया था 228 किलो। अगर सोना लगाने के लिए अगर आप बोले कि हमने झूठ कहा था, हमने 228 किलो सोना नहीं लगाया था, हमने पित्ता लगाया था, बोल देना, क्या दिक्कत है? मान जाएंगे सोना चोरी नहीं हुआ, मान जाएंगे। आपको बता तो दिया उन्होंने, राजेंद्र जी ने क्लियर कट आपको बोला ना, क्लियर कट बताया ना कि 23 किलो सोना लगाया, बाकी 1000 किलो ब्रश लगाया, और उसके बकायदे जो उसके जो नोट है वो गए, उसके जो कंसाइनमेंट नोट है वो बने हुए। अब अपनी बात को अब लग गया ना एविडेंस, क्या बात खत्म हो गई। क्या एविडेंस बड़ा क्लियर कट है, बता दो दिया उन्होंने कि 23 केजी कोड लगा, बाकी 1000 केजी ब्रास लगाए, और उसके बकायदे जो कंसाइनमेंट नोट होते हैं, कंसाइनमेंट नोट है, उसके बकायदे जो फिक्सिंग के जो तरीके होते हैं वो सारे फिक्सिंग के रिकॉर्ड में मौजूद है। और क्या चीज चाहिए आपको? तो आप कौन होते हैं कि उसमें बता तो दिया, तो आप खुद ही तो ये फिगर एक शंकराचार्य जी तथा जो हमारे सम्मानित शंकराचार्य जी बार बार बोलते जा रहे हैं, उन्हें प्रचार में रहने की आदत है, तो अपना बोलते चलते और आप उसको बात हालत वही हिटलर की जैसे हालत है कि जो 100 बार एक बार झूठ को बोलो उसको सच माना जाए। तो आप लगातार वो झूठ पे झूठ को कंप्लीट कर, वो झूठ को रिपीट कर रहे हो, रिपीट करने का तरीका है। इससे पहले हमने कहा था, और हमने दूसरी बात आ जाओ, अब शिलाजीत की केदारनाथ की शिला चली जाएगी। आपको विश्वास नहीं तो गूगल से पूछ लो, बता देगा आपको। तो अरे हम गूगल से क्यों पूछेंगे यार, हम फैक्ट पूछेंगे। थपलिया जी, कौन सी शिला गई है दिल्ली? कौन सी शिला गई है दिल्ली? डॉक्यूमेंट के भरोसे चलते हैं। ठीक है, आशीष नौटियाल जी और राजेश पैनुली जी, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट प्लीज। हमारा डिबेट का स्तर पूरा भटक गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि धर्म में, हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, धर्म में शंकराचार्य का वही स्थान है जो राजनीति में प्रधानमंत्री का है। और अगर शंकराचार्य को कोई यहाँ पे ये बोलता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो कितना दुख होगा हमें, कितना दुख होगा हमें, जब देश के विपक्ष के नेता को देशद्रोही कह रहा है, देशद्रोही बोला जा रहा है, तब किसी को नहीं होता कि माफी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी। थपलिया जी, शिला कौन सी गई है? ये देखिए, पूरे हिंदुस्तान में इस समय जो चर्चा जो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है कि राहुल गांधी देशद्रोही है, उसने वहां पे ये स्टेटमेंट दिया अमेरिका में। आप देखिए, सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहा गया, हमने देखा किस तरह से शिला कौन सी गई है दिल्ली? कौन सी शिला दिल्ली गई है? 8 दिन तक ये आपके पास जवाब है इस बात का? आपके पास जवाब है इस बात का कि कौन सी शिला दिल्ली गई है? मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि बाबा केदार तो अपनी जगह पर है, उनको तो हम हटा नहीं सकते वहां से। तो कौन सी शिला जो है वो दिल्ली चली गई है जिस पर इतनी जंग छिड़ी हुई है? अरे मैडम, ऐसा होता, अनम्यूट कीजिए पहले तो। हम लोगों का
धार्मिक जो पहाड़ की संस्कृति है, हम लोग अगर एक पत्थर को भी उठा के ले जाएं उस जगह से जहां धर्म की आस्थाएं, अटूट आस्थाएं समाज की है, तो उसको शिला कहा जाता है। हमारा मुख्यमंत्री ने भाषणों में बोला दिल्ली में कि केदारनाथ से शिला दिखाई उन्होंने, एक पत्थर था वो केदारनाथ से वहां ले जाया गया। वो पत्थर को हम बार बार बोल रहे हैं कि वो मान्यता रखते हुए जिस तरह से गुरु ग्रंथ को सिख समुदाय अपने सिर में लेके चलता है, उसी तरह केदार बाबा के यहाँ से एक पत्थर का शिला को वहां ले जाया गया, लोगों में ये आस्था डालने के लिए कि केदारनाथ की शक्ति इस शिला माध्यम से यहाँ आ गई है। अब आपको केदारनाथ जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, नहीं आप मुझे ये बताइए, जब वो मंदिर वहां नहीं बन रहा है, ठीक है, अगर हम केदारनाथ जाते हैं, वहां से हम अपने घर कोई पत्थर उठाकर ले आते हैं, तो क्या हम भी शिला ले आए? उन्होंने वहां से जिस तरह से शिला को सम्मान के तौर से मुख्यमंत्री ने वहां स्टैब्लिश रखा था, उसी सम्मान के साथ अभी ये बार बार कहना, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना हुआ ना, कि आप शिला ले आए, आप शिला ले आए। आप कौन सी शिला ले आए? किस शिला की बात हो रही है? जो शिला केदारनाथ से दिल्ली ले जाई गई बुराड़ी में मंदिर में रखने के लिए। मैं बोल नहीं रहा कि हमारे परंपराएं हैं, हमारे पहाड़ियों की परंपरा है कि हम शिलाओं से ही देवी देवताओं का पूजन। अगर आप देखोगे तो हर जगह शिलाई तो रखी हुई है। शिला माने पत्थर, पत्थर की शिला। वो स्थान केदारनाथ से बुराड़ी ले जाया गया। अब वो बुराड़ी में मुख्यमंत्री ने कहा, मैं वही कह रही हूँ, देखिए थपलियाल जी मैं वही बात कह रही हूँ। देखिए मैं आपकी बात से डिनाई नहीं कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, शिला लेकर गए वो, ठीक है, उन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया, उन्होंने बहुत सारे भाषण दे दिए, और उसके बाद उनको अपनी बातों से बाद में मुकरना भी पड़ा और उनको कानून लाना पड़ा आनन फानन में। ठीक है, ये सारी बातें समझ आई, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अभी मैं जाऊँ केदारनाथ और वहां से एक पत्थर अपने घर ले आऊँ, और क्योंकि मैं तो प्रोपेगेंडा क्रिएट करूंगी नहीं, इसका मतलब मैं भी एक शिला अपने घर ले आई हूँ और स्थापित कर ली है। तो जिम्मेदार तो हम भी हुए। लाते हैं गरुड़ गंगा से हम 5 पत्थर लाते हैं। आपके घर में कभी सांप नहीं आएगा, ये परंपरा है। हम लाते हैं, लेकिन अगर कोई पब्लिकली घोषित करता है कि इस जगह पे मैं शिला लाया हूं, तो अब वो तुमने नकार दी है वो जगह, तो अब उस नकारने वाली उस शिला को उठा के वापस, चाहे वो मेरे किसी एक मजदूर के सिर पे बोले कि ले जा भाई वापस, पर वहां रखाना एक विश्वास है, चाहे ये अंधविश्वास ही सही, लेकिन दुख वहां होता है जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता छाती फोड़ के बोले कि हाँ 22 किलो सोना लगा और बाकी पीतल, वहां दुख होता है। अभी तक किसी ने नहीं बोला, क्योंकि पीतल लगाना पाप है। चांदी निकाल कर वो 230 किलो चांदी कहाँ है, ये जवाब इनको देना होगा। चलिए राजेश्वर पैनवेली जी जवाब दीजिए। खड़ा नहीं कर पाई राजेश्वर जी जवाब दीजिए। इनके किस बात का जवाब दूं? शिला का जवाब दूं? हम लोग बहुत जगह से पत्थर लाते हैं, हम अपने गांव में ले जाते हैं, कई जगह पर हम शिवलिंग भी लेके के आते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई धाम बन जाता है। नंबर 1 बात। और जो ये परंपरा की बात करते हैं, बिल्कुल हम लोग सब लोगों की परंपरा है और विश्वास है और आस्था का प्रतीक है। हर चीजें विश्वास और आस्था चलती है। और दूसरी बात, उस कंट्रोवर्सी को बार बार उठाने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भी बोल चुके, उन्होंने पूरा बाकायदे एक्ट भी ला चुके, और उसके लिए एक बाकायदे कह भी दिया गया कि धाम नहीं है, ये मंदिर हो सकता है, धाम नहीं है जो हम जिस धाम की हम बात करते हैं। तो उस कंट्रोवर्सी को मुझे लगता है कि एंड कर दीजिए। अब आज ये दूसरी बात आ गई कि ये लगातार ये कहना चाहते हैं कि सोना चोरी हुआ, बार बार कह दिया गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अजय अजय जो बीकेटीसी के जो मतलब जो बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि ये हमने जो वो चीज है उसके साथ 23 किलो ही सोना था, 23 किलो सोने के साथ करा गया था और उसकी मेल्टिंग की गई थी, उस ढंग से की गई थी। ये कह सकते हैं कि ये इनका अपना विचार हो सकता है कि ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, हो सकता है धर्म की बात भी हो। नहीं, देखिए राजनीति में ना आपको बहुत सोच विचार कर कदम रखने चाहिए, और ये इतना सीधा मामला है नहीं जितना सीधाई से बताया जा रहा है। राजेश्वर जी, फिलहाल इसको आगे देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे।
प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जिस तरीके से पूरी हो चुकी है, यहाँ पर बाबा भैरवनाथ के दर्शन करण महाराज द्वारा किए गए और उन्होंने कहा है कि हमने अर्जी लगाई है कि जो सोना चोरी हुआ है, जो QR कोड लगाया गया है, जो शिला दिल्ली गई है, ये तमाम मुद्दों पर सरकार को जवाब देना ही होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खेल न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।